एक दिन अचानक कई की पूरी लाइफ उलट गई क्योंकि मरने के बाद उसकी आंखें खुली उसी डेंजरस फैंटेसी गेम की दुनिया में जिसे वो खुद खेलता था। लेकिन सबसे बड़ा नाइटमेयर ये था कि उसका रीइंकार्नेशन हीरो के रूप में नहीं बल्कि विलन्स की साइड में हुआ था। और जब उसने आयरन केज के अंदर 3 किडनैप्ड लड़कियों को देखा तब उसे याद आया कि इस इंसिडेंट में जुड़े हर विलन का अंत बेहद खतरनाक होने वाला है। यानी अगर वो वहां रुका तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन कहानी यही क्रेजी हो जाती है क्योंकि भागने से पहले कई ने ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी डेस्टिनी बदल दी। स्टोरी स्टार्ट होती है एल्डिया सिटी में। एक दिन सब कुछ बहुत शांत लग रहा था, हर तरफ पीस ही पीस थी। तभी अचानक एक रेड हेयर वाली लड़की सामने आई और बोली कि फाइनली उसने प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ लिया है। उसने बिना कुछ सोचे सीधा उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। थोड़ी देर बाद वही लड़की उसको जल्दी करने के लिए बार बार प्रेशर देने लगी। कई उसकी नॉन स्टॉप एनर्जी से ऑलरेडी थक चुका था, इसलिए बस एक लंबी थाकी हुई सांस छोड़ सका। कुछ देर बाद एक क्राउडेड टैवर्न के अंदर फिर वही सीन रिपीट हुआ। इस बार एक ब्लू क्लोक पहनी हुई लड़की उसके पास आई और बोली कि फाइनली उसने भी उसे ढूंढ लिया। बहुत स्मूथ और प्यारी आवाज में उसने कहा कि कई को उसके एस्टेट चलना चाहिए। कई अब इस रिपीट होने वाले सीन से पूरा पाक चुका था। उसने फिर एक गहरी सांस ली और जल्दी से मना कर दिया। उसने बोला कि आज वो बिजी है, जिसे ब्लॉन्ड लड़की पूरा कंफ्यूज हो गई। वो उसके हाथ से चिपक गई और कंप्लेन करते हुए पूछने लगी कि जब वो आज फ्री है तो कई क्यों नहीं आ सकता। आंखों में आंसू भरते हुए वो उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज उसके साथ चलकर प्ले करे। पूरा कंफ्यूज्ड प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि आखिर उसकी लाइफ इतनी अजीब कैसे बन गई। इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक डार्क फॉरेस्ट के बीच जहाँ 2 बैंडिट्स ने उसको इस मेस में घसीट दिया था। थोड़ा नर्वस होते हुए कई ने तुरंत उन दोनों की बात मान ली। जब वो लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तब बैंडिट्स ने उससे बोला कि वो गार्ड ड्यूटी करे क्योंकि कैप्टिव्स पर बहुत बड़ा रैंसम मिलने वाला है। जाते जाते लीडर ने वार्निंग दी कि अगर प्रिजनर्स ज्यादा आवाज करें तो उन्हें पीट कर चुप करा देना। लेकिन कई के दिमाग में ऑलरेडी था कि इन कैप्टिव्स में चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची होगी। अंधेरे में अकेला बैठा हुआ वो सोचने लगा कि उसकी सिचुएशन कितनी बकवास हो चुकी है। फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़कर वो समझने की कोशिश करने लगा कि सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। तभी उससे अपनी पुरानी मेमोरी याद आई। याद आया कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक ट्रक ने उसको हिट कर दिया था, लेकिन किसी इम्पॉसिबल रीजन की वजह से उसने बाद में आंखें एक अजीब दुनिया में खोली। रात के आसमां को देखते हुए धीरे धीरे उससे सच समझ आने लगा। वो इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह जानता था। सब एविडेंस देखकर कई को समझ आ गया कि वो समहाउ उस फैंटेसी गेम के अंदर आ गया है जो वो कुछ दिन पहले खेल रहा था। बैंडिट्स के कैंप के पास खड़े होते हुए उससे डर के साथ रियलाइज हुआ कि उसका रीइंकार्नेशन सीधा विलन्स की साइड में हुआ है। उसकी बॉडी में एक ठंडी सी कप्पी दौड़ गई और उसने अपनी बैड लक को कोसना शुरू कर दिया। तभी पास वाली कार्ड से एक आवाज आई और उसका अटेंशन उधर चला गया। जब वो पास गया तो एक आयरन केज देखकर शॉक हो गया। केज के अंदर एक्चुअली 3 लड़कियां बंद थी। गेम की स्टोरी से कई को याद था कि इस इंसिडेंट में जो भी विलन्स इन्वॉल्व था सबका एंड बहुत बुरा होने वाला था। और क्योंकि वो अब उनके साथ था इसका मतलब सीधा डिजास्टर था। एक सेकंड वेस्ट किए बिना उसने डिसाइड कर लिया कि सबसे स्मार्ट ऑप्शन यहाँ से भागना है। अपनी पॉकेट्स चेक करते हुए उससे एक मैप और थोड़े पैसे मिले जो जर्नी में काम आ सकते थे। राउट्स चेक करने के बाद उसने समझा कि यहाँ से निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। एफआईआर बहुत केयरफुली और चुपके से उसने आयरन केज का लॉक खोल दिया। धीमी आवाज में उसने कैप्टिव से कहा कि वो उसके साथ भाग चले। केज के अंदर बैठी तीनों डरी हुई लड़कियां उससे घूरने लगी और अनमेन से एक लड़की बहुत वीक और सिक लग रही थी। सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ रेड हेयर वाली लड़की ने पूछा कि क्या वो सीरियसली एस्केप की बात कर रहा है। तेज नजरों से देखते हुए उसने अक्यूज किया कि शायद वो कोई क्रूएल जोक कर रहा है। व्हाइट हेयर वाली लड़की भी उसी टोन में बोली और पूछा कि इतना सब होने के बाद वो उस पर ट्रस्ट क्यों करे। कई कुछ पाल के लिए चुप हो गया और डेस्परेटली कोई कन्विंसिंग आंसर सोचने लगा। उसकी हेजिटेशन देखकर रेड हेड तुरंत बोल पड़ी कि उसके पास क्लियरली कोई जवाब नहीं है और उसका ये छोटा सा एक्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है। जल्दी से सोचते हुए कई ने एक झूठ बना दिया और बोला कि वो एनिमी ग्रुप में सीक्रेटली घुसा हुआ था और उन्हें बचाने के लिए ही आया है, बस थोड़ा लेट हो गया। इतना बड़ा और शेमलेस झूठ बोलते हुए भी उससे पता था कि उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनका ट्रस्ट जीतना था। उन्हें अर्जेंटली प्रेशर देते हुए उसने वार्निंग दी कि अगर वो लोग अब पकड़े गए तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेड हेयर वाली लड़की ने बताया कि उसकी लेग बुरी तरह इंजर्ड है और वो भागने की कंडीशन में नहीं है। प्लैटिनम ब्लॉन्ड लड़की ने कॉन्फेस किया कि वो कंप्लीटली ब्लाइंड है और सिचुएशन को और भी खराब बनते हुए
सबसे छोटी ब्लॉन्ड गर्ल रेमी फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ी थी और बहुत सिक लग रही थी। बिल्कुल होपलेस आवाज में रेडहेड बोली कि अगर वो लोग भाग भी गए तो रास्ते में कहीं ना कहीं मर ही जाएंगे। उसने ये भी कहा कि बस इतना जान लेना ही काफी है कि कई एक्चुअली उनका एनिमी नहीं है और इसी बात के लिए वो थैंकफुल है। ये सुनते ही कई का दिल हैवी हो गया। तभी छोटी ब्लॉन्ड गर्ल ने हल्की सी करन निकाली और कांपते हुए अपना हाथ उठाया। कमजोर आवाज में उसने हेल्प मांगी और रिक्वेस्ट की कि कोई उससे बचा ले। जैसे ही कई ने ये सुना उसका पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अपनी मुट्ठी कास कर उसने फर्मली डिक्लेयर किया कि वो अनमेन से किसी को भी छोड़कर नहीं जाएगा। उसने प्रॉमिस किया कि जो चल नहीं सकते उन्हें वो खुद उठा कर ले जाएगा और बोला कि भागना फिर भी यहाँ रुक कर मरने से बेटर चांस देता है। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर लड़कियां शॉक हो गई और पूछने लगी कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। हाथ में मैप पकड़े हुए कई ने कॉन्फिडेंटली बोला कि उससे सराउंडिंग एरिया का पता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार डिसीजन ले लेने के बाद उसने बाकी दोनों लड़कियों को टाइटली पकड़ने को बोला, फिर तीनों को उठाया और डार्क फॉरेस्ट में भागना शुरू कर दिया। भागते वक्त उससे जल्दी ही रियलाइज हुआ कि ये बॉडी उसकी प्रीवियस लाइफ वाली बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है। उसने उस थॉट को साइड में फेंका और सिर्फ एस्केप पर फोकस किया। ये देखकर थोड़ा रिलीफ मिला कि अभी तक कोई उनका पीछा करता हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ता रहा। चलते वक्त वो दिमाग में उस राउट को ट्रेस कर रहा था जो उसने पहले मैप में देखा था। मैप पर उसने एल्डिया सिटी का वही नाम देखा जो उसने खुद गेम में रखा था। इतनी छोटी कंफर्मेशन ने भी उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। बिना स्पीड कम किए वो ग्रुप को सही रास्ते पर ले गया और आखिर में वो लोग एक हिडन ट्री हाउस तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर कई ने चुपके से सेलिब्रेट किया कि वो लोग सक्सेसफुली बाहर निकले। क्यूरियस होकर ब्लाइंड गर्ल ने पूछा कि वो लोग एग्जैक्टली किस जगह आ गए हैं। हल्की सी स्माइल के साथ कई ने रिवील किया कि ये एक सीक्रेट हाइड आउट है जो उसने खुद गेम में डिजाइन किया था। एक मैजिकली सील्ड दूर के सामने खड़े होकर उसने पासवर्ड याद करने की कोशिश की। लड़कियों को एक मिनट वेट करने को बोलकर वो एंट्रेंस के पास गया। मैजिक सील पर हाथ रखकर उसने वो कीवर्ड एंटर किया जो उसने गेम में उसे किया था। तुरंत ही डोर ब्लू ग्लो के साथ शाइन करने लगा और खुल गया, जिसे वो सब सेफली अंदर चले गए। अंदर जाते ही कई ने एडमिट किया कि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये प्लेस सच में एग्जिस्ट करेगा। उसने तुरंत छोटी ब्लॉन्ड गर्ल को बेड पर लेटा दिया ताकि वो रेस्ट कर सके। रेडहेड जो क्लियरली सरप्राइज थी बोली कि वो डेफिनेटली कोई नॉर्मल स्पाई या एजेंट नहीं हो सकता। उसने पॉइंट आउट किया कि इतनी हिडन जगह पर ऐसा ट्री हाउस होना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। अंदर ही अंदर कई भी उसकी बात से अग्री करता था, लेकिन उसने कैजुअली इग्नोर कर दिया और बोला कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। वरीड होकर रेड हेयर वाली लड़की ने जल्दी से पूछा कि क्या रेमी ठीक हो जाएगी और रूम का एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। तभी कई को अचानक याद आया कि शायद उसने यहाँ कुछ यूजफुल आइटम्स स्टोर करके रखे थे। इसी बीच इंजर्ड गर्ल ने पूछा कि क्या यहाँ खाने के लिए कुछ है। कई एक वुडन चेस्ट खोलते हुए खुद से बातें करने लगा और कुछ यूजफुल चीज ढूंढने लगा। लकीली सिस्टम बिल्कुल गेम की तरह ही काम कर रहा था और अंदर कई पोर्शंस अभी भी सेफली प्रिजर्व्ड था। बॉटल्स को उठाते हुए उसने अनाउंस किया कि उससे मेडिसिन मिल गई है, लेकिन रेडहेड ने तुरंत उससे दान दिया। रेडहेड ने तुरंत उससे दानते हुए कहा कि कोई नॉर्मल पोर्शन इतनी वीक कंडीशन वाले इंसान को कभी नहीं बचा सकता। बिल्कुल कामली कई ने उसके हाथ में एक ग्लोइंग पर्पल वायल पकड़ा दिया। बिना टेंशन लिए उसने एक्सप्लेन किया कि ये कोई ऑर्डिनरी मेडिसिन नहीं है और ये डेफिनेटली काम करेगा। जैसे ही रेडहेड ने उस पोर्शन का कलर देखा उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो गई। उसी वक्त कई को भी रियलाइज हुआ कि शायद ये आइटम इस दुनिया में काफी रेयर है और उससे याद आया कि उसने गेम में कभी अपनी इन्वेंट्री बेकार जंग से फिल नहीं की थी। गेम के अंदर ये पोशन ऑलमोस्ट हर चीज क्योर कर देता था, चाहे इंजरी हो या पॉइजन, और आईएससी बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वायल को हाथ में पकड़े हुए दोनों लड़कियां पूरा स्टंट रह गई। कई को वेगली याद आया कि उसके पास अभी भी ऐसे 100 से ज्यादा पोशंस पड़े हैं, मतलब अगर वो चाहे तो बस कुछ बेचकर ही रिच बन सकता है। बिलीव ना कर पाते हुए रेड हेयर वाली लड़की ने पूछा कि आखिर वो सच में कौन है जो उसके पास इतनी वैल्यूएबल चीज है। कई ने बस हल्की सी स्मर के साथ एक सांस छोड़ी। फ्लैट टोन में उसने बोला कि सबके भले के लिए ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो। उसके तुरंत बाद उसने बाकी दोनों गर्ल्स को भी पोशन पीने को बोला। दूसरी तरफ मुड़ते हुए उसने मजाक में कहा कि उसका 3 लोगों को बार बार उठाकर घूमने का कोई शौक नहीं है। एफआईआर भी प्लैटिनम ब्लॉन्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि लेजेंडरी यूनिवर्सल एलिक्सर सच में उसके सामने है। कई ने उससे एक और वायल दिया और कंफर्म किया कि उसके लिए भी एक है। जैसे ही ब्लाइंड गर्ल ने एक सिप लिया वो उसके इफेक्ट से पूरा शॉक हो गई और बिलीव ही नहीं कर पाई कि क्या हो गया। बेड के पास खड़े कई ने छोटी ब्लॉन्ड गर्ल की टफनेस की तारीफ
की और केयरफुली उससे भी पोषण पिलाया। धीरे धीरे ग्लोइंग लिक्विड अनकॉन्शियस लड़की के थ्रोट से नीचे उतरने लगा। अगले ही पाल उसकी बॉडी ब्राइट लाइट से शाइन करने लगी, जिसे क्लियर हो गया कि क्योर काम कर गया है। मैजिक का इफेक्ट इतना प्रैक्टिकल और इंस्टेंट देखकर कई ने रिलीफ की सांस ली। जैब रेमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने कमजोर और कांपते हुए आवाज में कई को थैंक्स कहा। प्यार से कई ने उससे बोला कि वो अभी रेस्ट करे क्योंकि पोषण बॉडी को हील कर सकता है, लेकिन दिमाग की एग्जॉशन को नहीं। जैसे जैसे रूम का ग्लो धीरे धीरे फेड होने लगा और मैजिक लाइट कम हो गई, कई ने एम्प्टी बॉटल्स उठाई और दूसरी गर्ल्स की तरफ देखा। शॉक की बात ये थी कि रेड हेड गर्ल और प्लैटिनम ब्लॉन्ड दोनों ऑलरेडी खादी थी और कंप्लीटली हील हो चुकी थी। प्रॉफिटर्स की तरफ देखते हुए कई इमेजिन करने लगा कि उन्हें सेफली घर पहुंचाने के बाद वो किस टाइप का रिवॉर्ड मांग सकता है, लेकिन उसका थॉट तब टूट गया जब दोनों लड़कियां खुशी के आंसुओं में रो पड़ी क्योंकि वो फिर से चल और देख पा रही थी। थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कई ने कमेंट किया कि उससे आइडिया ही नहीं था कि वो लोग इतने टाइम से ऐसे सफर कर रही थी। रिस्पेक्ट दिखाते हुए उसने उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दिया ताकि वो इस मिरेकल को फील कर सके। अगले दिन जब सब कुछ थोड़ा काम हुआ तब उनकी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हुई और कई को पता चला कि उन्हें ओरिजिनली आलिया सिटी से किडनैप किया गया था। कई ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि वो लोग अब उस जगह से 2 सिटी से भी ज्यादा दूर आ चुके हैं। अपना सिर खुजते हुए उसने एडमिट किया कि उन्हें वापस पहुंचाने में काफी टाइम लगने वाला है। इरिटेटेड होकर रेडहेड ने उससे बोला कि ये प्रॉब्लम वो अपने फेलो बैंडिट्स के साथ डिस्कस करे क्योंकि पूरा मेस उन्हीं की वजह से हुआ है। फ्रस्ट्रेटेड होकर कई ने पूछा कि क्या अनमेन से किसी को टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करना आता है। रेडहेड ने सीधा जवाब दिया कि अगर अनमेन से कोई भी वो मैजिक यूज कर सकता होता तो वो लोग बहुत पहले ही एस्केप कर चुके होते। एम्बेरस्ड होकर कई ने वीक सी लाफ निकाली और एडमिट किया कि उसकी लॉजिक बिल्कुल फ्लॉलेस है। चुपके से अपना स्टेटस चेक करते हुए कई अंदर ही अंदर दुखी हुआ कि उसका रीइंकार्नेशन एक लोरैंक हंटर के बॉडी में हुआ है जिसमें कुछ खास नहीं है, ना कि उस ओवरपावर्ड कैरेक्टर में जिसे वो गेम में कंट्रोल करता था। मैप को देखते हुए प्लैटिनम ब्लॉन्ड ने एक्सप्लेन किया कि प्योर हिस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान था जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता था। अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपते हुए कई ने अग्री किया और जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। ग्रुप की तरफ देखते हुए उसने पूछा कि आज सब लोग कैसा फील कर रहे हैं। हल्की सी जेंटल स्माइल के साथ प्लैटिनम ब्लॉन्ड ने उसका थैंक्स किया और बोला कि वो अभी भी फिर से देख पाने वाले मिरेकल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी एम्बेरस होकर रेडहेड गर्ल ने एडमिट किया कि उसकी लेग कंप्लीटली रिकवर हो चुकी है और उसने भी सिंसियरली उसका थैंक्स बोला। लेकिन अगले हाई सेकंड हॉथी गर्ल ने डिमांड कर दिया कि वो उससे इतनी कैजुअली बात करना बंद करे और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली कि वो नोबल करे है। उसके बाद प्लैटिनम ब्लॉन्ड ने भी अपना नाम नैना बताया। थोड़ी देर बाद सबने फिर कंफर्म किया कि स्लीपिंग ब्लॉन्ड गर्ल का नाम रेमी है। फेस पर स्वेट आते हुए कई अंदर ही अंदर पैनिक करने लगा कि इतने सारे फैंसी नेम्स को याद रखना कितना डिफिकल्ट है। खुद को दोबारा फोकस करते हुए उसने डिक्लेयर किया कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तीनों को सेफली उनके सिटी तक वापस पहुंचना है। करे जो अब थोड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी ने पूछा कि क्या वो उन्हें विलन से प्रोटेक्ट करने वाला है, लेकिन कई ने तुरंत उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया और बोला कि वो किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकता। इतना कोल्ड आंसर सुनकर करे गुस्से में आ गई और पूछने लगी कि वो ऐसी बात कैसे बोल सकता है। पूरी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कई ने जवाब दिया कि रियल फाइट में कोई भी विक्ट्री गारंटी नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर वो सबसे ज्यादा समझता था कि ये अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा। इसी वजह से वो डेडली बैटल्स को हर पॉसिबल वे में अवॉइड करना चाहता था, चाहे उससे इस वर्ल्ड के बारे में काफी नॉलेज ही क्यों ना हो। अपनी बात क्लियर करने के लिए उसने उन्हें रिमाइंड कराया कि उन्हें ये तक नहीं पता कितने एनिमीज बाहर है और वो कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर सबको सर्वाइव करवाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी ट्रबल को अवॉइड करना ही है। एंड में सबके पास सिर्फ एक ही लाइफ है और एक बार वो चली गई तो कुछ भी रीस्टार्ट नहीं होगा। फर्म रिजॉल्व के साथ उसने प्रॉमिस किया कि वो अपनी पूरी पाव लगा देगा ताकि सबको बिना फाइट में फेज सेफली बाहर निकाल सके। करे जो हमेशा ब्लंट थी ने सीधा पूछ लिया कि क्या उसके पास कोई ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। स्ट्रेन्ड लाफ निकलते हुए कई ने एडमिट किया कि जब वो उससे इतने प्रेशर वाली नजरों से देखती है तब क्लियरली सोचना मुश्किल हो जाता है। उसकी शार्प और जजमेंटल गेज के नीचे कई को कोल्ड स्वेट आने लगा और वो खुद को स्टेडी करने की कोशिश करने लगा। खुद को फोर्सफुली काम करने के बाद उसने कहा कि किडनैपर्स शायद वेस्ट सिटी के
आसपास वॉच रख रहे होंगे। मैप पर फिंगर पॉइंट करते हुए उसने एक्सप्लेन किया कि बैंडिट्स नेचुरली यही अस्यूम करेंगे कि वो नियरेस्ट सिटी की तरफ भगा होगा। इसी वजह से उनके लिए सेफेस्ट ऑप्शन साउथ साइड के फॉरेस्ट से निकलना है, फिर एक कैंप तक पहुंचकर वहां से सिक्योर कैरेज हायर करनी होगी। करे अभी भी वरीड थी और उसने पॉइंट आउट किया कि उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो ट्रिप अफोर्ड कैसे करेंगे। अपना बैग पैड करते हुए कई ने उन्हें एश्योर किया कि वो बैंडिट्स का मनी चुरा कर लाया है और उनके पास जरूरत पड़ने पर नए क्लोथ्स खरीदने तक के पैसे हैं। उसके इतना सब करने से मूव्ड होकर नैना ने जेंटली पूछा कि वो उनकी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। उसने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया कि कई ने लेजेंडरी एलिक्सर्स यूज किए और ऐसी चीज रिवील की जो कोई रियल सीक्रेट एजेंट कैजुअली नहीं बताता। इतनी पेनफुली रीजनेबल लॉजिक के सामने कई हकलाने लगा और उसके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं बचा। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उसने शेमलेसली अपने झूठ को और बढ़ा दिया और क्लेम किया कि वो एक इंटेलिजेंस एजेंट है। अपने लिए को बिलीवेबल बनाने के लिए उसने बोला कि वो बस ऊपर से आए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर छोटी ब्लॉन्ड गर्ल बेड पर हिलने लगी। मूवमेंट नोटिस करते हुए उसने पूछा कि क्या वो फाइनली उठ गई। स्लीपी आवाज में छोटी रेमी ने बोला कि हाँ, लेकिन उसके हिसाब से टाइमिंग काफी लेट लग रही है। कॉन्वर्सेशन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कई ने स्ट्रेच करते ह्यू सजेस्ट किया कि शाम के टाइम सब लोग रिवर में जाकर फ्रेश हो लेते हैं। नीना ने जल्दी से बोला कि उससे प्यूरिफिकेशन मैजिक आता है और वो क्लीन कर सकती है। हमेशा प्रैक्टिकल रहने वाला कई उनसे बोलता है कि वो लोग रेमी पर वही स्पेल यूज करें जबकि वो खुद रिवर में जाकर नहा लेगा। करे को तुरंत ये सस्पिशियस लगता है और वो कमेंट करती है कि एक सीक्रेट एजेंट को इतना बेसिक स्पेल ना आना काफी स्ट्रेंज बात है। अपना कवर बचाने की कोशिश में कई आर्ग्यू करता है कि मैजिक पर ज्यादा डिपेंड करना अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट करता है। थोड़ी देर बाद गर्ल्स रूम के अंदर प्यूरिफिकेशन मैजिक से खुद को क्लीन कर लेती है। दूसरी तरफ कई रिवर में वार्म बाथ एंजॉय करता है और फाइनली उससे थोड़ा रिलैक्स करने का चांस मिलता है। जब सब क्लीन हो जाते हैं तो वो लोग फायर के पास बैठकर साथ में मील शेयर करते हैं। जर्नी कंटिन्यू करने के लिए रेडी होते हुए कई एक डार्क आर्मोर पहनता है जो उसके हेड से लेकर तो टक पूरी बॉडी कवर करता है। लीड लेते हुए वो गर्ल्स को बुलाता है और बोलता है कि फाइनली निकलने का टाइम आ गया है। एक वीक बाद एल्डिया सिटी के गार्ड्स को एक अर्जेंट अलर्ट मिलता है। मेन गेट के आसपास का एटमॉस्फेयर टेंस और रेस्टलेस होता है और गार्ड्स जल्दी मूवमेंट कर रहे होते हैं। तभी सबके ह्यूज रिलीफ के साथ ग्रुप सेफली सिटी एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। जैसे ही गार्ड्स अनटीन नोबल गर्ल्स को पहचानते हैं, अनमेन से एक रिलीफ की सांस लेता है और बोलता है कि उन्हें जिंदा देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। करे तुरंत बोलती है कि इसका सारा क्रेडिट उस आर्मोर्ड नाइट को जाता है जो उन्हें सेफली वापस लाया है। ग्रेटिट्यूड से भरा सोल्जर डीपली बो करता है और इतनी हेरोइक रेस्क्यू के लिए उसका थैंक्स करता है। FIR वो यंग लेडीज को बोलता है कि प्रॉपर एस्कॉर्ट आने तक वो अंदर वेट करें। क्यूरियस होकर ना कई की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि अब उसका क्या प्लान है। आर्मोर के अंदर से कूल टोन में बोलते हुए कई कहता है कि वो कुछ टाइम सिटी में ही रुकने वाला है। करे जो कभी अपनी बातें सॉफ्ट नहीं करती पूछती है कि क्या उसके पास कोई स्पेसिफिक प्लान है। उसके आंसर डीन से पहले ही गार्ड सजेस्ट करता है कि उस जैसे वॉरियर को अपनी सक्सेस की रिपोर्ट अपने सुपीरियर्स को देनी होगी। एक सेकंड वेस्ट किए बिना कई अग्री कर लेता है और क्वेश्चंस अवॉइड करने के लिए अपने लिए को कंटिन्यू करता है। सोल्जर थोड़ा और प्रेशर डालता है और आर्मोर्ड हीरो को प्रॉपर रिवॉर्ड लेने का इनवाइट देता है, लेकिन कई मना कर देता है और बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है। हेलमेट के पीछे छुपा एग्जॉस्टेड लड़का ऑलरेडी अपनी लिमिट पार पहुंच चुका होता है और अब उससे सिर्फ एक बेड चाहिए होता है जहां गिरकर सो सके। जाने से पहले वो गर्ल्स को वार्निंग देता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सेफली घर पहुंचने तक अपना गार्ड डाउन ना करें। स्माइल के साथ करे उसकी एडवाइस एक्सेप्ट करती है और फिर से उसका थैंक्स करती है। एक छोटे लेकिन जेंटल जेस्चर में कई रेमी के हेड पर पैट करता है और उससे फेयरवेल बोलता है। छोटी ब्लॉन्ड हल्की सी ब्लश करती है और बस टिमिड नॉड के साथ रिस्पॉन्स देती है। गर्ल्स को गार्ड्स के हवाले करने के बाद कई बिना हेजिटेशन पीछे मुड़कर चल देता है। सोल्जर डेस्परेटली उसका प्रॉपर्ली थैंक्स करना चाहता है और उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट तुरंत उस बात को शट डाउन कर देता है। बिना पीछे देखे वो बोलता है कि वो बस सिटी के अंदर जाकर गायब हो जाएगा। गार्ड कैप्टन रिस्पेक्टफुली मिस्टेरियस वॉरियर का एल्डिया में वेलकम करता है। जैसे ही ब्लैक आर्मोर्ड फिगर भीड़ में डिसअपियर होता है, सोल्जर्स वही खड़े रह जाते हैं। उसकी तरफ देखते हुए कैप्टन डिसबिलीफ में बोलता है कि वो आदमी ऑर्डिनरी से बहुत ज्यादा बियॉन्ड है। उसके फेस पर कोल्ड स्वेट आ जाता है और वो डिक्लेयर करता है कि आर्मोर्ड नाइट एक कंप्लीट मॉन्स्टर है। अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए वो बोलता है कि उसने अपनी अप्रेजल स्किल यूज की थी और उस स्ट्रेंजर पर एक हाई रैंकिंग आइटम डिटेक्ट किया। और भी बुरी बात ये थी कि ऐसे आइटम वेल डंजन को सिर्फ 2 एलीट क्लैंस ही क्लियर कर पाए हैं। रिपोर्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को याद करते हुए कैप्टन रिकॉल करता है कि इसी
आदमी ने अकेला हाई रेड फ्रीड माफिया को क्रश कर दिया, 3 हॉस्टेजेस को बिना एक स्क्रैच आए रेस्क्यू कर लिया और पूरे टाइम अनबिलीवेबल कॉशन के साथ मूव करता रहा। इतने सारे एविडेंस देखकर कैप्टन कॉन्विंस हो जाता है कि उसका सामना किसी लेजेंडरी वेटरन से हुआ है। छोटे गार्ड्स खुद को रोक नहीं पाए और कंप्लेन करने लगे कि कैप्टन ने उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन तक चेक नहीं की। गुस्से में कैप्टन ने उसे बीच में ही रोक दिया और पूछा कि क्या वो सच में एक हीरो के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव करना चाहता है। सख्त आवाज में उसने रुकी को वार्निंग दी कि वो लोग उस इंसान को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकते जिसने पूरे रीजन की 3 सबसे इंपॉर्टेंट यंग लड़कियों की जान बचाई है। तभी एक दूसरा सोल्जर अचानक याद करता है कि उस नाइट ने यूनिवर्सल एलिक्सर्स ऐसे बांटे थे जैसे वो पानी के कप हो। ये सुनते ही कैप्टन की आंखें पूरी खुल जाती है। सबूत के तौर पर गार्ड बताता है कि नोबल लड़की की बीमारी और फ्रैक्चर्स वो एलिक्सर पीते ही इंस्टेंटली गायब हो गए थे। कैप्टन गहराई से इम्प्रेस्ड होकर कहता है कि उस नाइट ने इतनी प्राइसलेस चीजें बिना एक पल सोचे दे दी। सारे गार्ड्स टेंशन में आकर मान लेते हैं कि उस अजनबी के एक्शंस पूरी तरह इनसेन है। सिचुएशन कितनी सीरियस है ये समझते ही कैप्टन तुरंत हाई कमांड और गिल्ड को रिपोर्ट भेजने का ऑर्डर देता है। उसके सबॉर्डिनेट्स फौरन खबर फैलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आखिर करे पूरे नोबिलिटी के सबसे प्रेस्टिजियस दुगल हाउस की बेटी है। नैना चर्च की सेक्रेड फाउंडेशन की डायरेक्ट ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, जबकि छोटी रेमी पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल मर्चेंट फैमिली की एयर है। कैप्टन जब इन सारी बातों को जोड़ता है तो वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि मास्क्ड नाइट ने इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स के मामलों में बिना किसी डर के दखल दिया था। कैप्टन की नजरों में उस आदमी के पास डिवाइन ग्रेट जैसा प्रेजेंस था। आइटम्स उसके पास थे, फिर भी उसने किसी रिवॉर्ड को ऐसे ठुकरा दिया जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो और उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे वो आम लोगों की छोटी मोटी बातों से बहुत ऊपर हो। कैप्टन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन फिट बैठती है, वो मिस्टीरियस नाइट जरूर एम्पायर की किसी सीक्रेट फोर्स का हिस्सा होगा। उधर अपने पीछे मचे पूरे हंगामे से बिल्कुल अनजान कई हैरानी भरी नजरों से शहर में घूम रहा था। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि शहर की गलियां बिल्कुल ओरिजिनल गेम जैसी ही दिख रही है। दूर से ही उसे हंटर्स गिल्ड की ग्रैंड बिल्डिंग नजर आ जाती है। उसका मन कर रहा था कि वो भागकर शहर के हर कोने को एक्सप्लोर करे, लेकिन उसका शरीर इतना ज्यादा थक चुका था कि वो कोलैप्स होने की हालत में था, जिससे सब कुछ और अनकंफर्टेबल लग रहा था। सड़क पर मौजूद हर इंसान उसे घूर रहा था। जब एक छोटा लड़का उसे खास तौर पर लगातार घूरने लगता है तब कई सोचने लगता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसने मासूमियत में मान लिया था कि शहर में हर कोई हैवी आर्मोर पहनकर घूमता होगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि उसका रेयर गियर हल्का ग्लो कर रहा है और लोगों का जरूरत से ज्यादा अटेंशन खींच रहा है। इतनी थकान में इस सब से डील करने का मन न होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि जल्दी से कहीं पहुंचना ही बेहतर होगा। एक इन तक पहुंचना ही उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका था। तभी अचानक एक छोटी लड़की आकर उसका पैर पकड़ लेती है और एक्साइटमेंट में चिल्लाती है कि वो बहुत अमेजिंग लग रहा है। पूरी तरह शॉक होकर आर्मोर्ड लड़का सड़क के बीचों बीच फ्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ एक ग्रैंड मैंशन के अंदर राहत भरी आवाज पूरे हॉलवे में गूंज उठती है। आंखों से आंसू बहाते हुए करे के फादर अपनी बेटी को कसकर पकड़ लेते हैं और राहत में रोने लगते हैं। करे पहले से ही इम्पेशेंट होकर उन्हें शांत होने, ठीक से सांस लेने और खुद को एम्बेरस करना बंद करने को कहती है। इस इमोशनल केओस के बीच उसके फादर की नजर अचानक इस बात पर जाती है कि वो बिल्कुल ठीक खड़ी हुई है और वो तुरंत सीन क्रिएट करने के लिए माफी मांग लेते हैं। प्राउड स्माइल के साथ करे बताती है कि उसकी लेग एक यूनिवर्सल एलिक्सर से हील हुई है, फिर हल्का घूम कर दिखाती है कि वो पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। उसकी आंखें चमक उठती है जब वो एक्सप्लेन करती है कि मिस्टीरियस नाइट ने उस लेजेंडरी पोशन को ऐसे निकाला जैसे वो दुनिया की सबसे आम चीज हो, और ज्यादा एक्साइटेड होकर वो कहती है कि उस वॉरियर ने बिना एक पल सोचे वो पोशन दे दिया और बदले में किसी भी रिवॉर्ड को लेने से मना कर दिया। क्यूरियस होकर नोबलमैन सारी डिटेल्स कंफर्म करने के लिए रिटन रिपोर्ट पढ़ता है। उसके साथ रिपोर्ट देखते हुए करे एक नई बात नोटिस करती है और पूछती है कि क्या कई सच में अपनी मर्जी से एक्ट कर रहा था। काम आवाज में उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने किसी को नहीं भेजा था और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर उनके पास खुद यूनिवर्सल एलिक्सर होता तो वो बहुत पहले ही उसका इस्तेमाल करे पर कर चुके होते। करे सोच में पड़ जाती है और इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि वो सो कॉल्ड एजेंट शायद एस्केप के दौरान उन्हें शांत करने के लिए झूठ बोल रहा था। हेड, फैमिली का हेड, इस पूरे मामले को ध्यान से स्टडी करता है और डिसाइड करता है कि वो नाइट शायद इंटेलिजेंस डिवीजन से बिलोंग करता है, क्योंकि उसे रेड फ्रीड माफिया के बारे में जानकारी थी। उसकी नजर में उस आदमी के पास सिंडिकेट की अंदरूनी इंफॉर्मेशन साफ तौर पर मौजूद थी, लेकिन उसका असली मिशन सिर्फ लड़कियों को बचाना था। मतलब इस प्रोसेस में उसने शायद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी तोड़ दिए होंगे। उनकी मदद करने की चाह में करे
करे के फादर डिसाइड करते हैं कि वो ऑफिशियल थैंक यू लेटर भेजेंगे ताकि उस सेवियर को प्रोटेक्शन मिल सके। ये सुनते ही करे अनईजी हो जाती है और कहती है कि ऐसा करने से जरूरत से ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट होगा, जिससे उस एजेंट को मिलने वाली पनिशमेंट और भी खराब हो सकती है। फिर वो अपने फादर से पूछती है कि क्या उन्हें अंदाजा है कि वो आदमी किस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। सीरियस टोन में वो रिवील करते हैं कि उन्हें 2 दिन पहले खबर मिली थी कि रेड फ्रीड पहले ही पकड़ा जा चुका था। मैप पर राउट देखते हुए उन्हें एहसास होता है कि नाइट ने जानबूझकर वैफर के चारों तरफ घूमकर रास्ता लिया था ताकि बैंडिट का अटेंशन अवॉइड किया जा सके। करे तुरंत पॉइंट आउट करती है कि ऐसा कदम साबित करता है कि वो इंसान कितना शार्प था और टैक्टिकल वो नाइट सच में कितना डेंजरस लेवल का था। ड्यूक कहता है कि उस आदमी के बारे में हर एक चीज उसकी सस्पिशन से परफेक्टली मैच करती है। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए वो रिवील करता है कि माफिया को कैप्चर करने वाली फोर्स असल में वर्डर डायरेक्ट कंट्रोल स्क्वाड्रन है। शॉक होकर करे एम्पायर की सबसे फेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दोहराती है। असल में वर्डर स्क्वाड्रन सीधे इंपीरियल कमांड के अंडर काम करती है और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ तक कि ऐसी रूमर्स भी है कि उसके मेंबर्स दुनिया के सबसे महान हंटर्स हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो एलीट्स में भी एलीट है, मिलिट्री पावर की एब्सोल्यूट पिनेकल। इसी वजह से ड्यूक इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि सेवियर जरूर कोई हाई रैंकिंग व्यक्ति होगा जिसे इंडिपेंडेंट मिशंस की जिम्मेदारी दी जाती है। नाइट की सेफ्टी के लिए वो करे से कहता है कि सब कुछ सीक्रेट रखे और उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना करे। ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए ड्यूक कसम खाता है कि वो ये डेट किसी भी कीमत पर चुका कर रहेगा। क्योंकि वॉरियर शहर के अंदर कहीं गायब हो चुका था, वो करे को मेड लिफिया को बुलाने और तुरंत सर्च शुरू करने का ऑर्डर देता है। करे बिना देर किए मान जाती है और तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। ऑफिस में अकेले रह जाने के बाद ड्यूक अपनी आर्म चेयर में धंस जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। अपने दिल की गहराइयों में वो प्रार्थना करता है कि नाइट सच में वर्डर का कोई इंपॉर्टेंट पिलर हो, क्योंकि सिर्फ वही चीज उसे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकती है। पावर की दुनिया कैसे काम करती है ये जानते हुए ड्यूक को ये भी एहसास हो जाता है कि बाकी दोनों फैमिलीज भी मास्क्ड आदमी को ढूंढने की कोशिश में लग चुकी होंगी। अगले दिन इनके अंदर का एटमॉस्फेयर शांत और लगभग स्लीपी सा था। जैसे ही वो अच्छा खाना खाता है, स्टेक खाते हुए इनकीपर उस यंग आदमी को थैंक्स कहता है कि उसने उसके एस्टेब्लिशमेंट में कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया। बातों बातों में ओनर कहता है कि ब्लैक आर्मर पहनने वाला आदमी काफी पोलाइट है। आराम से खाना खाते हुए कई ब्लैंक फेस के साथ उसकी तारीफ सुनता रहता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन कितनी एब्सर्ड बन चुकी है। पीसफुल माहौल का फायदा उठाकर इनकीपर पूछता है कि क्या वो कहीं बहुत दूर से आया है और कई हल्का सा सिर हिला देता है। तभी अचानक टैवर्न का दूर जोर से खुलता है और एक सोल्जर सबका अटेंशन एंट्रेंस की तरफ खींच लेता है। अर्जेंट टोन में गार्ड पूछता है कि क्या किसी ने आसपास ब्लैक आर्मर पहने नाइट को देखा है। उसी मोमेंट कई और इनकीपर एक शॉक्ड नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। कई के अंदर पैनिक बढ़ने लगता है और वो चुपचाप ओनर से उसे बचाने की विनती करता है। ओल्ड मैन बड़े स्मूथली सोल्जर के मुंह पर झूठ बोल देता है और कहता है कि उसने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा। साथ ही ये भी जोड़ देता है कि ड्यूक क्लियरली जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। गार्ड पूरी तरह कन्विंस नहीं होता और दोबारा पूछता है। कोल्ड स्वेट में भीगने के बावजूद इनकीपर अपना कंपोजर बनाए रखता है और कई मन ही मन उस आदमी की एक्टिंग टैलेंट के लिए हर गॉड को थैंक्स बोलता है जो उसे याद आता है। फ्रस्ट्रेटेड साइड छोड़ते हुए सोल्जर आखिरकार जवाब मान लेता है और थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। डोर बंद होते ही इनके अंदर फिर से साइलेंस छा जाती है, लेकिन जैसे ही कई सोचता है कि खतरा टल गया, तभी एक और इंसान अंदर आ जाता है। इस बार होली चर्च की एक नन आती है और ब्लैक आर्मोर वाले आदमी के बारे में पूछती है। इनकीपर तुरंत कई को काउंटर के पीछे धक्का देकर छिपा देता है और एक और बहाना बना देता है। पोलाइट स्माइल के साथ वो नन से कहता है कि उसने उस डिस्क्रिप्शन जैसा कोई आदमी नहीं देखा। सेटिस्फाइड होकर वो उसे उसके टाइम के लिए थैंक्स कहती है और चली जाती है। डोर ठीक से बंद भी नहीं होता कि एक और मैसेंजर अंदर घुस आता है। इस बार मर्चेंट काउंसिल की तरफ से। लगभग रोने की हालत में पहुंच चुका कई काउंटर के पीछे फ्लोर पर बैठ जाता है और खुद को छोटा करके छिपाने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे देख ना ले। एक बार फिर इनकीपर उसी कमजोर बहाने का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। गार्ड आखिरकार हार मान लेता है, गुड बाय कहता है और अपनी फेलियर की शिकायत करता हुआ चला जाता है। आखिरकार फिर से अकेले होने के बाद इनकीपर कई को आवाज देता है जो अभी भी काउंटर के नीचे कांप रहा था। काउंटर के नीचे से डरा हुआ कई धीरे धीरे बाहर निकलता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर अभी कौन सा डिजास्टर हो गया। अपना सिर पकड़कर डिसबिलीफ में ओल्ड मैन पूछता है कि आखिर कई ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया कि शहर की 3 सबसे बड़ी पावर्स एक साथ उसे ढूंढ रही है। पूरी तरह कंफ्यूज्ड कई कसम खाकर कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता उसने क्या गलत किया है और वो खुद सोचने
लगता है कि कहीं उससे अनजाने में कोई टेरिबल मिस्टेक तो नहीं हो गई। लगभग डेस्परेट होकर ओनर उसे कहता है कि वो जल्दी इस मैटर को सॉल्व करे वरना टैवर्न भी इसमें फंसकर बंद हो जाएगा। ऐसे मेस में फंस चुका कई, जिसे उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब सिर्फ यही सोच सकता था कि आखिर वो अब गायब कैसे होगा। दूसरी तरफ काफी दूर करे की बड़ी सिस्टर ध्यान से रेडहेड की लेग चेक करती है ताकि कंफर्म कर सके कि वो सच में ठीक है। करे शांत आवाज में कहती है कि अब उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा और वो पूरी तरह हील हो चुकी है। बेड पर बैठी करे अपनी सिस्टर को हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहती है और मानती है कि उसे उनकी पुरानी रूटीन की याद आएगी। सॉफ्ट स्माइल के साथ उसकी सिस्टर कहती है कि उसे करे की इतनी इम्प्रूवमेंट देखकर खुशी हो रही है, लेकिन साथ ही अब उन्हें अपनी पुरानी आदतें खत्म होने की वजह से एक अजीब एम्प्टीनेस भी महसूस हो रही है। थोड़ी देर बाद करे के थॉट्स फिर से मास्क्ड नाइट की तरफ चले जाते हैं। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इतना कॉन्स्पिक्यूअस इंसान अभी तक पूरे शहर में कहीं मिला क्यों नहीं। उसकी नजरों में कई साफ तौर पर सर्च करने वालों को अपने ट्रेल से भटकाने की कोशिश कर रहा है। चेयर खींचकर बैठते हुए उसकी सिस्टर भी अग्री करती है और कहती है कि उनके फादर भी यही मानते हैं। थोड़ी धीमी आवाज में करे एडमिट करती है कि उसे डर लग रहा है कि नाइट को लेजेंडरी एलिक्सर देने की वजह से पनिशमेंट मिल सकती है। एक हाथ अपनी कमर पर रखते हुए वो याद करती है कि उसने तो ये दिखाने की भी कोशिश की थी कि पोशन उसकी खुद की पर्सनल सप्लाई से आया है। करे की नजर में मास्क वॉरियर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन छिपाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की थी। गहरी साई छोड़ते हुए करे कहती है कि वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकती है कि उसे कोई टेरिबल पेनल्टी ना मिले। उसकी सिस्टर हल्का अम्यूज्ड होकर पॉइंट आउट करती है कि करे को एक साथ इतना वरीड और अडोरेबल देखना काफी रेयर है। ऑकवर्ड तरीके से शोल्डर्स उचकाते हुए करे कहती है कि उस नाइट ने अकेले ही उन सबकी जान बचाई थी, तो ऑब्वियसली वो इतनी चिंता डिजर्व करता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो आर्म्स क्रॉस कर लेती है और टीज किए जाने की शिकायत करने लगती है। करे की नजर में नाइट ने सच में अपनी जान रिस्क में डालकर उन्हें बचाया, जबकि ऐसा करने से शायद वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजर में पड़ गया हो। बात को और क्लियर करते हुए वो ये भी जोड़ती है कि नीना और रेमी की फैमिलीज भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती है। फिर भी करे इंसिस्ट करती है कि वो बाकी सबसे ज्यादा उस सेवियर के बारे में सोच रही है। उसकी सिस्टर तुरंत हंस पड़ती है और टीज करते हुए कहती है कि ये जरूर प्यार है। दूसरी तरफ इनमें वापस ओनर कई को समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इतनी कंफर्ट मिलने के बाद भी रूमर्स लगातार सड़कों पर फैलते जा रहे थे और ब्लैक नाइट की सर्च और भी इंटेंस होती जा रही थी। सिचुएशन को साफ शब्दों में बताते हुए ओल्ड मैन कहता है कि कई के अलावा कोई और उस मास्क्ड आदमी हो ही नहीं सकता। पूरी तरह कॉर्नर्ड महसूस करते हुए कई सोचने लगता है कि अगर रूमर्स सच है तो उसका कौन सा पनिशमेंट इंतजार कर रहा है। इनकीपर कहता है कि वर्स्ट केस में तीनों ग्रेट फैमिलीज उसे हमेशा के लिए शहर से बैन कर सकती है। पिटी भरी नजरों से उसे देखते हुए ओल्ड मैन मानता है कि कई को छिपाना उसके कॉन्शियंस पर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो सलाह देता है कि इस पॉइंट पर इन बदलना सही नहीं होगा। सिचुएशन को और खराब बनाते हुए सिटी काउंसिल में कई की इन्फॉर्मेशन देने का रिवॉर्ड पहले ही 3 मिलियन तक पहुंच चुका था। वो नंबर सुनकर शॉक्ड कई तुरंत पूछ बैठता है कि आखिर ओल्ड मैन ने अभी तक उसे बीट्रे क्यों नहीं किया। उसकी एक्सप्रेशन देखकर इनकीपर हंस पड़ता है और एक्सप्लेन करता है कि तीनों फैमिलीज ये मामला क्वाइटली पीछे से हैंडल कर रही है क्योंकि वो पब्लिक अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहती। आखिर में ओल्ड मैन सलाह देता है कि कई दोबारा अपना आर्मोर पहन ले, बाहर निकल जाए और कम से कम फेस्टिवल एंजॉय कर ले जब तक उसके पास मौका है। मेंटली पूरी तरह ड्रेन्ड कई आखिरकार मान जाता है और सिर झुकाए हुए काउंटर से बाहर निकल जाता है। उसे लक विश करते हुए ओनर कहता है कि जब तक मौका है शहर को एंजॉय कर ले। उस आइडिया से थोड़ा एनकरेज होकर कई डिसाइड करता है कि वैसे भी अगली सुबह उसे शहर से निकाला जा सकता है, तो क्यों ना उससे पहले एक आखिरी दिन अच्छे से एंजॉय कर लिया जाए। सड़कों पर चलते हुए वो डूबते हुए सूरज को देखता है और अपनी इस एब्सर्ड सिचुएशन में कम से कम एक छोटी ब्राइट साइड ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर शहर के बड़े क्लॉक टावर पर पड़ती है। गेम के अंदर उसे हमेशा उस टावर पर दिन के इसी समय चढ़ना बहुत पसंद था। हालांकि उसे पता था कि एंट्रेंस प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, फिर भी वो सीधा टिकट बूथ की तरफ बढ़ जाता है। उस पुरानी मेमोरी को फिर से फील करने की चाह में वो फ्लोर दर फ्लोर ऊपर चढ़ता जाता है और आसपास के व्यू को एडमायर करता रहता है। और जैसे ही वो सबसे ऊपर पहुंचता है, हवा में सरप्राइज फैल जाता है। क्लॉक टावर का टॉप पूरी तरह खाली होना चाहिए था, लेकिन वहां पहले से कोई मौजूद था जो चुपचाप सीनरी को देख रहा था। खुले आसमान के नीचे ब्लैक ड्रेस पहने एक एलिगेंट वुमन खड़ी थी, जिसका चेहरा एक मिस्टेरियस मास्क के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही उसे कई के आने का एहसास होता है, रेड हेड वुमन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। एक पल के लिए कई पूरी तरह फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो औरत बेहद
स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल लग रही थी। वो कितनी खूबसूरत थी। ऑकवर्ड तरीके से हकलाते हुए वो बस एक सिंपल ग्रीटिंग ही दे पाया। काम पोलाइटनेस के साथ उस वुमन ने जवाब दिया और उसे टावर के टॉप पर वेलकम किया। उसी मोमेंट कई को गेम की एक रूमर याद आ जाती है जिसमें क्लॉक टावर पर किसी मिस्टीरियस वुमन के हिडन एनकाउंटर की बात थी। सावधान रहते हुए वो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखता है और सोचने लगता है कि क्या ये वही इवेंट है। जेंटल टोन में मास्क्ड वुमन उस व्यू की तारीफ करती है और कहती है कि दिमाग को शांत करने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी बात से अग्री करते हुए कई मानता है कि ये सीनरी सच में ब्रेथ टेकिंग है। क्यूरियस होकर वुमन फिर पूछती है कि आखिर उसे ऐसी जगह पर क्या लेकर आया। थोड़ा डाउनकास्ट दिखते हुए कई कॉन्फेस करता है कि वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसके दिमाग पर कुछ ट्रबल्स का बोझ था जिन्हें वो सॉर्ट आउट करना चाहता था। फिर वुमन टॉपिक बदलते हुए पूछती है कि क्या वो ब्लैक आर्मोर वाले आदमी को जानता है। ये सवाल सुनते ही कई का गला सूख जाता है और उसके सीने में डर उठने लगता है क्योंकि उसे लगता है शायद उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। नर्वस स्माइल बनाकर वो बात को कैजुअली टालने की कोशिश करता है और कहता है कि ब्लैक नाइट तो पूरे शहर की चर्चा बन चुका है। वुमन ऑनेस्टली एडमिट करती है कि वो भी उस हीरो को ढूंढ रही है और कहती है कि वो उससे पर्सनली मिलना चाहती है। अनईजी होकर कई पूछता है कि क्या ब्लैक नाइट ने कुछ गलत किया है। हल्का हंसते हुए वो उसे भरोसा दिलाती है कि उस आदमी को किसी सिनिस्टर वजह से नहीं ढूंढा जा रहा। थोड़ी देर बाद वो एक्सप्लेन करती है कि अथॉरिटीज सिर्फ उसे ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहती है, हालांकि पूरी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। ये सुनकर कई थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, सिर्फ इतना जानकर कि उसे पनिशमेंट देने के लिए नहीं ढूंढा जा रहा। उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। तभी उसी मोमेंट टावर के नीचे एक लग्जरियस कैरेज आकर रुकती है। उसे देखते ही मिस्टीरियस वुमन समझ जाती है कि उसकी राइड आ चुकी है। क्यूरियस होकर कई पूछता है कि क्या उसे अभी जाना पड़ेगा। ग्रेसफुल चार्म के साथ वुमन कहती है कि बहुत जल्द उनकी सर्च में प्रोग्रेस होगी। फिर वो उसे फेयरवेल कह देती है। जैसे ही वो स्टेयर से नीचे उतरती है अपने पीछे एक मिस्टीरियस ऑरा छोड़ जाती है। ऑब्जर्वेशन डेक पर फिर से अकेला खड़ा कई उसकी डिपार्चर को देखता रहता है। कुछ देर तक वो वही खड़ा सोचता रहता है लेकिन ये समझ नहीं पाता कि वो मास्क्ड वुमन आखिर थी कौन। टावर के बाहर वुमन कैरेज में बैठती है और अंदर करे को इंतजार करते हुए पाती है। ईगर और इम्पेशेंट करे इंसिस्ट करती है कि शहर में सर्च करते वक्त उन्हें मास्क पहनने चाहिए ताकि वो लोग कई को बिना ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किए ढूंढ सके। करे की सिस्टर तुरंत उसे टीज करती है और कंप्लेन करती है कि उसे बस करे की किसी रेकलेस स्कीम में एक्स्ट्रा मेंबर की तरह घसीट लिया गया है। हल्का हंसते हुए मास्क्ड वुमन हल्का सा अपोलोजाइज करती है यंगर गर्ल के बोल्ड बिहेवियर के लिए। आखिर में वो एडमिट करती है कि उसे बस खुशी है कि उसकी सिस्टर उसे टावर से लेने आ गई। कैरेज राइड के दौरान मास्क वुमन बताती है कि उसकी मुलाकात क्लॉक टावर पर एक यंग आदमी से हुई थी। उस जगह से जुड़ी रूमर्स को जानते हुए करे तुरंत सस्पेक्ट करती है कि वो स्ट्रेंजर शायद शहर की सर्च एफर्ट्स के बारे में जानकारी लेने आया था। काम स्माइल के साथ वुमन उसे भरोसा दिलाती है कि हालांकि शुरुआत में उसे थोड़ा सस्पिशन हुआ था लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन काफी पीसफुल थी और उसमें कोई हिडन मोटिव नहीं लगा। मास्क वुमन की नजर में वो एक रेयर और स्ट्रेंजली प्लेजेंट क्वाइट मोमेंट था। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने सिर्फ टेस्ट करने के लिए उससे ब्लैक नाइट के बारे में कॉशियसली पूछा था लेकिन उस यंग आदमी को कुछ भी पता नहीं लगा। डिसअपॉइंटेड होकर करे बड़बड़ाती है कि उसके फादर तो पहले ही सस्पेक्ट करने लगे हैं कि कई शायद शहर छोड़ चुका है। तभी अचानक बिना वार्निंग के मास्क्ड वुमन उस टावर वाले आदमी की एक स्ट्राइकिंग डिटेल याद करती है और करे तुरंत बिल्कुल स्टिल हो जाती है। क्यूरियस होकर रेड हेड तुरंत पूछती है कि आखिर वो आदमी दिखता कैसा था। वुमन उसे डिस्क्राइब करती है कि वो एक हैंडसम यंग आदमी था जिसकी प्रेजेंस काम थी और उसके चेहरे के लेफ्ट साइड पर एक स्कार था। ये सुनते ही करे तुरंत चिल्ला उठती है कि ब्लैक नाइट के पास भी बिल्कुल वैसा ही स्कार था। बिना एक पल सोचे वो डेस्परेशन में कैरेज की विंडो खोल देती है। ड्राइवर पर आवाज उठाते हुए वो तुरंत कैरेज वापस टावर की तरफ मोड़ने का ऑर्डर देती है। उसकी रिएक्शन देखकर उसकी सिस्टर शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या वो सच में इतनी वाइल्ड कंक्लूजन पर यकीन कर रही है। लेकिन करे उस शॉकिंग बात से पूरी तरह हिल चुकी थी। उस कनेक्शन को समझते ही करे को एहसास हो जाता है कि क्लॉक टावर वाला स्ट्रेंजर शायद डिस्गाइज में खुद कही था। अपसेट होकर वो कहती है कि किसी ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। फिर एक्सप्लेन करती है कि उस कार के बारे में सिर्फ उसे और उसके फादर को ही पता था। उसकी सिस्टर भी आखिरकार उस डिटेल की सीरियसनेस समझ जाती है और शॉक्ड साइलेंस में चली जाती है। सुनसान रोड पर कैरेज अचानक तेज मोड़ लेती है और तुरंत वापस दौड़ पड़ती है। जैसे ही कैरेज रुकती है दोनों सिस्टर्स बाहर निकलती है और जितनी तेजी से हो सके क्लॉक टावर की तरफ भागने लगती है। होप से भरी हुई वो दोनों प्रार्थना करती है कि कई के गायब होने से पहले वो टॉप तक पहुंच जाए। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है दोनों की सांसें फूल चुकी होती है और करे की डिस्पेयर के बीच टेरेस पहले से ही खाली था। कई जा चुका था। दूसरी तरफ शहर में ट्रेजर हंटर्स गिल्ड
गिल्ड का हेडक्वार्टर्स मौजूद था। अंदर गिल्ड मास्टर लगभग अपना दिमाग खो रहा था क्योंकि उसके पास अभी तक ब्लैक नाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ते हुए वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि मास्क्ड आदमी शायद वर्टर नाम की इंपीरियल फोर्स का मेंबर है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से कई ने अकेले ही इस इलाके की 3 सबसे ताकतवर फैमिली की बेटियों को बचा लिया था और साथ ही रेड फ्रीड सिंडिकेट को भी पूरी तरह कुचल दिया था। पूरे मामले को देखते हुए गिल्ड लीडर ने कहा कि इतनी बड़ी नोबल डॉटर्स को किडनैप करना मतलब सीधे एम्पायर पर हमला करने जैसा था। ऐसे बड़े क्राइसिस में वर्टर का खुद सामने आकर मामला संभालना बिल्कुल समझ में आने वाली बात थी। अपनी टेंशन बढ़ाते हुए उसने शिकायत की कि शहर में अभी तक कोई भी उस नाइट से कांटेक्ट तक नहीं कर पाया था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि गिल्ड मास्टर ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि जरूरत पड़े तो जानबूझकर उससे टकरा जाना, बस किसी तरह उससे बात शुरू हो जाए। लेकिन बदकिस्मती देखो, वो प्लान भी फेल हो गया क्योंकि जब एक छोटी लड़की उससे टकराई तो कई ने बस उसे उठाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। स्पाइस बस शॉक होकर उसे थैंक्स बोल पाए और भीड़ में गायब होते देखते रह गए। हार मानकर गिल्ड मास्टर ने लंबी सांस ली और बस यही दुआ करने लगा कि वो नाइट जल्दी से कैपिटल वापस चला जाए, इससे पहले कि और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और रिसेप्शनिस्ट अंदर भागती हुई आई। साफ पैनिक में उसने बताया कि वो मास्क्ड मैन अभी गिल्ड के अंदर आया है। पहले तो मास्टर को लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए उसने उसे बेवकूफी बंद करने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने खुले दरवाजे और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखा, उसे समझ आ गया कि बात सच है। मेन हॉल में उस डरावने ब्लैक आर्मो ने पहले ही वहां मौजूद हर हंटर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। गिल्ड मास्टर तुरंत बाहर की तरफ दौड़ पड़ा कि उस खास मेहमान का स्वागत करने के लिए। उसके पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट तो लगभग हंसी पड़ी थी क्योंकि उसने इतनी जल्दी उसका बदला हुआ एटीट्यूड पहली बार देखा था। बाकी हंटर्स भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे और आपस में बोल रहे थे कि उनका हमेशा रूखा रहने वाला सुपीरियर आज अचानक कितना ज्यादा पोलाइट बन गया है। जोर जोर से पसीना बहाते हुए गिल्ड लीडर ने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी शख्सियत गिल्ड में किस काम से आई है। अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश करते हुए कई ने जवाब दिया कि वो बस यहाँ थोड़ा घूम कर देखने आया है। गिल्ड मास्टर तुरंत जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोला कि गिल्ड उसकी मौजूदगी से सम्मानित महसूस कर रहा है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर वो उसी हार्मलेस बात पर हजारों कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर चुका था। थोड़ा देखने आया हूँ सुनते ही उसने उसे कैजुअल विजिट नहीं बल्कि हिडन रिकॉग्नाइजेंस समझ लिया। कुछ ही सेकंड में उसने मान लिया कि उससे इतने ऊपर लेवल वाले इंसान के सामने चालाकी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सीधी बात में गिल्ड लीडर खुद को यही समझा चुका था कि उसके सामने कोई खतरनाक स्ट्रैटेजिक मॉन्स्टर खड़ा है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी सपना देखा था कि वो कभी वर्टर ज्वाइन करे, लेकिन उसके पास कभी इतनी ताकत थी ही नहीं कि क्वालिफाई कर पाता। इसलिए अब वो बस अपने उस सपने की जीती जागती मिसाल को सामने खड़ा देख सकता था और दोनों के बीच का फर्क महसूस कर सकता था। अपना रिस्पेक्टफुल बिहेवियर बनाए रखते हुए उसने मास्क्ड वॉरियर को कहा कि अगर वो गिल्ड को और अच्छे से इंस्पेक्ट करना चाहता है तो उसके ऑफिस में चल सकता है। कई ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उसे लगा कि शायद गिल्ड में ऐसा ट्रीटमेंट मिलना बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जैसे ही दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, नीचे पूरा हॉल गॉसिप से भर गया। टेबल्स पर बैठे हंटर्स तुरंत अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे। उनमें से कई लोगों को पूरा मामला सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर फैलाई गई अफवाह और ड्रामा लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस किया कि उस आदमी का कंपोजर किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा काम था। उससे भी बड़ी बात, वो वॉरियर अपना पूरा गार्ड नीचे रखकर चल रहा था, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हमला करे या नहीं, बल्कि वो सामने वाले के फर्स्ट मूव का इंतजार कर रहा हो। यही देखकर सबने अंदाजा लगाया कि इतना रिलैक्स्ड आदमी जरूर इतना ताकतवर होगा कि वहाँ मौजूद किसी को भी बिना मेहनत खत्म कर सकता है। पूरे रूम में ठंडी सिहरन फैल गई। कुछ हंटर्स तो डर के मारे थोड़ा पीछे भी हट गए क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अगर क्लोज फाइट हुई तो पूरा गिल्ड भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, कि उसके सामने किसी की भी जीतने की कोई चांस नहीं है। अंदर ही अंदर कई हंटर्स ये तक सोचने लगे थे कि शायद वो मास्क्ड नाइट इतना ताकतवर है कि किसी एस रैंक बीस्ट को भी चैलेंज कर सकता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट खुद अंदर से परेशान हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि गिल्ड वाले उसके बारे में और भी अजीब लेजेंड्स फैलाने वाले हैं। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास बना झूठ अब
और बड़ा और अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है। छोटी सी विजिट खत्म होने के बाद गिल्ड मास्टर खुद नाइट को बाहर एंट्रेंस तक छोड़ने आया। अभी भी टेंशन के कारण पसीने में डूबा कई उसी वक्त मन ही मन फैसला कर चुका था कि वो दोबारा कभी उस गिल्ड के अंदर कदम नहीं रखेगा। अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए उसने सोचा कि उसे लगा था गिल्ड उससे सवाल करेगी, लेकिन वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ही बेहद अजीब था। सबकी आंखों में दिख रहा डर और रिस्पेक्ट याद करके वो खुद कांप गया। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि गिल्ड मास्टर उससे रूड होने की बजाय इतना पोलाइट क्यों था, जबकि ओरिजिनल गेम में उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हंटर से उसे वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल गया। फिर भी सारी ऑकवर्डनेस के बावजूद उस ट्रिप का एक फायदा तो हुआ था, कम से कम शहर घूमने और बॉर्डम दूर करने का मौका मिल गया। यही सोचकर उसने फिर से सड़क पर चलना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि इतनी फ्लैशी आर्मोर पहनकर आराम से साइट सीइंग करना नामुमकिन है, क्योंकि हर कोई उसी को घूर रहा था। तभी उसके पीछे अचानक एक कैरेज आकर रुकी। करे तुरंत बाहर निकली, सीधे उसकी तरफ उंगली दिखाई और जीत वाली आवाज में बोली कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया है। कई वहीं पर जम गया, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया। कैरेज पर बने क्रेस्ट को देखते ही उसे समझ आ गया कि वो करे की नोबल हाउस की कैरेज थी। अपनी इरिटेशन बिल्कुल भी छुपाए बिना करे ने पूछा कि आखिर वो इतने समय से छुपकर कहाँ बैठा था। हल्के से एक तरफ इशारा करते हुए उसने मान लिया कि वो पूरा समय डाउनटाउन वाले इन में ही रुका हुआ था। ये सुनकर करे शॉक रह गई और गुस्से में शिकायत करने लगी कि टैवर्न ओनर ने उसके मुंह पर झूठ बोला था जब उसने कहा कि उसने ब्लैक नाइट को नहीं देखा। चेहरे पर शरारती स्माइल आते हुए कई ने आराम से कबूल किया कि उसने खुद इनकीपर से वो छोटा सा फेवर मांगा था। ये सुनते ही करे का सारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और वो कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एक बूढ़े टैवर्न कीपर ने उसे बेवकूफ बना दिया था। बात को हल्का करने की कोशिश में मास्क्ड मैन ने मजाक करते हुए कहा कि शायद वो छुपने में बहुत अच्छा है, लेकिन करे उस जोक से और चिढ़ गई और बड़बड़ाते हुए बोली कि उसे उसके बेकार एक्सक्यूजेस और नहीं सुनने। तभी कैरेज के अंदर से एक मीठी फेमिनिन वॉइस सुनाई दी, जिसने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। आवाज सुनते ही कई ने उस इंसान को तुरंत पहचान लिया, उसकी आवाज और बालों की वजह से। क्लॉक टावर वाली वुमन बड़ी ग्रेस के साथ कैरेज से बाहर उतरी। कैरेज से बाहर आते हुए अब बिना मास्क के उसने खुद को फॉर्मली लीथिया के नाम से इंट्रोड्यूस किया। शांत और सिंसियर आवाज में उसने देरी के लिए माफी मांगी और एक बार फिर उन्हें बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया। फिर उसने नरम टोन में पूछा कि क्या नाइट के पास अभी थोड़ा फ्री टाइम है। पहले से ही किसी मुसीबत का अंदाजा लगाते हुए कई ने सीधे पूछ लिया कि अगर उसने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो आखिर होगा क्या। करे ने तुरंत जवाब दिया कि बस उसे मैंशन चलकर फैमिली की तरफ से प्रॉपर ग्रेटिट्यूड रिसीव करना है। बिना एक सेकंड सोचे कई ने छोटा सा जवाब दिया कि वो बिजी है और वहीं पर साफ मना कर दिया। उसने इतना सब करने के बावजूद सच में डर था कि अगर उसने किसी हाई रैंकिंग नोबल के सामने एक भी गलती कर दी तो शायद उसे सीधे एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। उसकी नर्वसनेस महसूस करते ही दोनों बहनों के मुंह से हल्की हंसी निकल गई, लेकिन करे का उसे जाने देने का बिल्कुल इरादा नहीं था। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का ब्लश करते हुए इंसिस्ट करने लगी कि कम से कम इस बार तो उसे फैमिली को प्रॉपर्ली थैंक करने देना चाहिए। फिर वो उसके आर्मोद आर्म से लिपट गई और उसे खींचते हुए कैरेज की तरफ ले जाने लगी। पूरी तरह हार मानकर कई आखिर कैरेज में चढ़ गया और जो भी फेट उसका इंतजार कर रही थी उसे स्वीकार कर लिया। सफर के दौरान करे सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल के साथ खुश बैठी थी, क्योंकि आखिर उसने उस रनअवे हीरो को पकड़ ही लिया था। लेकिन कई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी इन्विटेशन से ज्यादा अरेस्ट होकर कस्टडी में ले जाए जाने जैसा लग रहा था। लीथिया ने भी अपनी ग्रेटिट्यूड जताई और कहा कि उसकी मदद ने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बल्कि पूरे डची की ऑनर भी बचा ली थी। हार मान चुके कई ने चुपचाप मन ही मन मान लिया कि स्थिति अब पूरी तरह उसके हाथ से बाहर जा चुकी थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन स्टाइल और कहानी दोनों पसंद आए होंगे, लेकिन असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे कई की जिंदगी में ऐसे डेंजरस एनिमीज, पावरफुल मिस्ट्रीज और शॉकिंग ट्विस्ट्स आने वाले हैं जो पूरी कहानी को और भी ज्यादा इंसेन बना देंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं अगले एपिसोड को भी इसी सिनेमैटिक और इमोशनल स्टाइल में एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ। और अगर सपोर्ट जबरदस्त मिला तो इस सीरीज का अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।